बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र से मैं हूँ। गए 22 साल से मैं अर्थशास्त्र का अध्यापन मैं करता हूँ। इसके पूर्व स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ में मैं विद्यार्थी कल्याण संचालक और इंचार्ज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करके मैं काम कर चुका हूँ। अभी तक मैं घुमंतु के क्षेत्र में कार्य करते आया हूँ। करीबन मेरे 18 किताब बंजारा और घुमंतु पर मेरी लिखित है और अभी जी। फिलहाल गए 22 साल से गौर बंजारा का इतिहास का 10 खंडों का लेखन अंतिम चरण पर है। 5 खंडों का भी प्रकाशन अगले महीने में होने वाला है और मैं राष्ट्रभाषा पंडित भी हूँ और मुझे रिसर्च में बहुत रुचि है और मैं बचपन से जब मैं 5वीं कक्षा में था, दिगंबर राठौड़ साहब को मालूम है कि मैं DS4 में मैं काम कर चुका हूँ। मुझे उस समय DS4 क्या है ये पता भी नहीं चलता था। उस समय हम बाबा साहेब ज्योतिराव फुले, शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों को हर गली में परभनी, वसमत इधर-उधर हम मुझे छोटा-सा एक वक्ता करके खड़ा किया जाता था और बोली-बाली अपनी आवाज़ में मैं सबको सुनाया करता था। उस समय से मैं DS4 में और माननीय पी.आर. अम्बेडकर के 2 कैडर कम मैं जॉइन कर चुका हूँ, एक हिंगोली और एक नांदेड़ का। और मैं बामसेप और सभी संगठनों का जो कुछ लिटरेचर है, वो मैं लगातार ऑडियो वीडियो और मैं सभी पढ़ लेता हूँ, उसके टिप्पण में निकाल लेता हूँ और मैं आखिरी पड़ाव में मेरा जो मैं परिचय देने वाला हूँ, वो ये है कि पिछले साल रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कृष्णाजी साळवे ने धम्मपद पर अपनी एक किताब प्रकाशित की और उसकी प्रस्तावना के लिए मुझे उन्होंने मनोनीत किया और उस प्रस्तावना को मैंने विकार राजवाड़े के प्रस्तावना के पश्चात सबसे बड़ी प्रस्तावना देने का महत्वपूर्ण कार्य 6 महीने की पढ़ाई के पश्चात 6 महीने उनसे मैंने मांगे और उनको समाजेतर व्यक्ति के हाथ से धम्मपद की किताब पर अपनी प्रस्तावना उनकी प्रीफेस उनको होना था, तो वो मैंने प्रयास किया है और हमें दिगंबर राठौड़ और सभी साथियों को मैंने वो भेजा है। उसकी काफ़ी सराहना हुई है। शायद मुझे लगता है कि यही मेरा परिचय सबसे बड़ा रहेगा और जी, उसके ओके, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और आखिरी पड़ाव में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में मैं गवर्नमेंट की रीडर की नौकरी छोड़कर मैं इस विश्वविद्यालय में जॉइन हो चुका हूँ और उस समय से मैं करीबन 7 साल वसंतराव नाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का डायरेक्टर करके भी मैं काम कर चुका हूँ और प्रोफेसर ऑर्गेनाइजेशन का भी 7 साल मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और रिसर्च में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है और मैं बहुत आनंद से वो कार्य मैं चलिए। करते रहता हूँ। आज तक के सभी सार्थवाहक गौर बंजारा बुद्ध काल से लेकर जैन काल से लेकर प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक, मुगल काल तक, ब्रिटिश काल तक और अभी सिख काल तक वो सब गौर बंजारा की लदेनी और उनको युद्धों का स्वर्णिम इतिहास मैंने लिख लिया है और वो पूरी अंतिम अवस्था में चरण सीमा पर है। यस, आई वुड लाइक टू पब्लिश 10 वॉल्यूम्स नेक्स्ट मंथ। यही मेरा परिचय है और शायद जी। मैं मुख्य विषय के और जी, मैं बिल्कुल। मुड़ना चाहता हूँ सभी साथियों और उपस्थित सभी सज्जनों। मैं सज्जनों इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले मैं मेरा ये दूसरा तीसरा ही दिन है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ और मुझे पता नहीं कि सम्राट अशोक पर किन-किन लोगों ने अपने विचार जो शिलालेख पर जो उन्होंने या अभिलेख पर उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, उसका मुझे पूरी जानकारी नहीं होने के आपके कारण नेटवर्क में दिक्कत हो रही है सर। हाँ, तो मेरे मेरे विचारों में शायद पुनरावृत्ति हो सकती है। यह दोष संभालते हुए मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपकी वॉइस अभी में प्रॉब्लम आ रही है सर। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, अभी अभी आ रही है सर? ठीक है, अभी आ रही है? ठीक है, ठीक, हेलो? ठीक है, चलिए हेलो? बोलिए। हाँ, हेलो? अभी नहीं आवाज़ आ बोलिए, रही है सर मेरी? आपकी आवाज़ आवाज़ आ आ रही है, रही है बोलिए। सर मेरी? बोलिए। हेलो? हाँ जी, जी, जी सर। तो मैं सम्राट अशोक के अभिलेखों पर मैं आज मेरे समय सीमा में मेरी चर्चा में आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
मैं चर्चा शुरू करने के पहले एक कोटेशन उद्धृत करके मैं उस चर्चा के और मोड़ना चाहता हूँ। पता नहीं वो कोटेशन प्रासंगिक है या नहीं, मुझे पता नहीं, मगर आई वुड लाइक टू डिलीवर दैट कोटेशन एट बिगिनिंग। कौम मेरी मरती रही, कौम मेरी मरती रही मुल्क के दुश्मनों से लड़ लड़ कर। मैं जिस घुमंतु जनजाति से मेरा जन्म हुआ है, कौम मेरी मरती रही मुल्क के दुश्मनों से लड़ लड़ कर। इधर चापलूस अमीर बन गए, इधर चापलूस अमीर बन गए, देशभक्त विमुक्त बन गए। खाना बदोश गद्दारे वतन यहाँ के देखो वजीर बन गए, खाना बदोश गद्दार यहाँ के देखो वजीर बन गए। तो इस कोटेशन के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत मैं मेरी समय सीमा में मैं करना चाहता हूँ। शायद आपको पता हो है और आपको इस बात की भी जानकारी है कि मौर्य काल इस भारतवर्ष का एक स्वर्ण काल करके पहचाना जाता है। और इस स्वर्ण काल की नींव की ईंट जिसको हम कहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरा सम्राट अशोक के हम 40 अभिलेखों पर हम चर्चा करते हैं। और उस अभिलेखों पर चर्चा करते समय मुझे इस बात की जानकारी जो है तो उसमें मुझे ये दिखाई देता है कि अशोक जी का पूरा जीवन पट उन्होंने इस शिलालेखों में, अभिलेखों में उन्होंने क्या किया है, सजाया है। तो आप इस बात के भी आपको जानकारी है कि बौद्ध तत्व ज्ञान में त्रिपिटक यहाँ सभी विचारों की कौन शिला है, आधारशिला है। और उसमें धम्मपद यह बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय ऐसा ग्रंथ है। इसलिए गौतम बुद्ध के विचारों को आचरण में लाने के लिए, उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए और आचरण में लाने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। और वो विश्व की एक ऐसी आचार विचार और सदाचार की एक आधारशाला है, एक विशाल काय ऐसी एक आधारशिला है कि जिसका आचरण विश्व के हर धर्मों के विचारों में, अच्छे विचारों में हमें पाए जाते हैं, हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हमें अगर इन विचारों का अगर हम सूत्र अगर कुछ माने तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पंचशील है, अष्टांग है, त्रिशरण है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई हुई हमारी 22 प्रतिज्ञाएं हैं। इन सब विचारों को सूत्र मानकर आज के परिप्रेक्ष्य में गौतम बुद्ध का विचार, सम्राट अशोक का विचार, उनके शिलालेख पर आए हुए विचार, उन विचारों की प्रासंगिकता क्या है, इसको उजागर करना आज का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और जहां तक हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं तो इस सृष्टि में, इस प्रकृति में हर जीव जंतु को अपना जीने का अधिकार अगर किसी विचार ने, किसी प्रकृति के विचार ने, किसी श्रवणी धर्म के विचार ने अगर वो दिया है तो गौतम बुद्ध का अनुनय करने वाला, राजाश्रय देने वाला, राजा महान सम्राट गौतम बुद्ध के विचारों को आचरण में लाने वाला सम्राट करके सम्राट अशोक को यहाँ भजा पूजा और उसको आचरण में लाने की कोशिश यहाँ विश्व स्तर पर की जाती है। सही बातों में तो मैं पहला मुद्दा यहाँ ये उद्धृत करना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध के विचारों को उन्होंने जहां जहां बुद्ध गए वहां वहां कलिंग के युद्ध के बाद बुद्ध के विचारों को उन्होंने पत्थर की लकीर बनाकर अपनी विचारों को उसको सजाने के उन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। अभी जहां जहां इन स्थलों को तीर्थ स्थल का भी दर्जा दिया जाता है, पवित्र स्थल का भी दर्जा दिया जाता है, इसीलिए हमारे विचारों में पंचशील रहे, अष्टांग रहे, त्रिशरण रहे, सम्यक ज्ञान रहे, सम्यक विवेक रहे, सम्यक चारित्र रहे, सम्यक भाषा रहे, सम्यक आचरण रहे या सम्यक दृष्टि रहे। इस सम्यकता को बुद्ध के विचारों ने प्रमुखता सजाया है। मैं आगे इस बात को उजागर करने की और मैं कोशिश करूंगा कि जिस अभिलेखों की हम चर्चा करते हैं या प्रेरणा लेने की हम विचार करते हैं तो मूलतः ये विचारों को ऐसे कहा जाता है कि पहली बार इन शिलालेखों पर अपने विचार प्रकट करने का कार्य अगर किसी सम्राट ने किया है तो उसमें प्रथमता
सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है। मगर मैं उसमें थोड़ा सा मेरा एक विचार मैं प्रकट करने की कोशिश करूंगा कि ईरान के शासक ने भी, डेरियस ने अपने सभी अभिलेख उन पत्थरों पर, शिलालेखों पर, ताम्रपटों पर सजाने का भी कार्य किया है। इसका मतलब सम्राट अशोक ने डेरियस के इस बात को, ये अभिलेखों को सजाने का जो काम है वो वहां से उन्होंने लिया है। ये अगर हम सच मान ले तो उसमें कुछ भी अपनी कमियां हम महसूस करने का कोई कारण नहीं लगता। एक बात मैं दूसरी यहाँ मैं कहने की कोशिश करने वाला हूँ कि उस लिपि के बारे में, क्योंकि लिपि के बारे में वो ब्रह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, या अरेमिक लिपि थी, या ग्रीक लिपि थी, ये बात अपने आप में हो सकती है। मगर इन लिपियों को, अलग अलग लिपियों को सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचारों को चित्रित करने का जो कार्य किया है, तो वो चित्रित करने का कार्य वो अलग अलग भाषा में क्यों किया? क्योंकि इस लिपि के द्वारा 4 लिपि और 3 भाषाओं के माध्यम से उन्होंने बुद्ध के तत्वज्ञान को, विचार, आचार और सदाचार को समाज के सामने, विश्व के सामने उन्होंने रखा। इसका मतलब ये होता है कि धम्म विचार की, धम्म पद की जो व्यापकता है वो वैश्विक स्तर पर है। इस कारण उस लिपि, 3 भाषा और 4 लिपि का यहाँ उजागर करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बारीकियां में हम अगर जाकर देखने की कोशिश करें तो हमें इस बात का भी पता चलता है कि किसी एक भाषा में वो बात उन्होंने नहीं कही, अलग अलग भाषा में क्यों करने की कोशिश उन्होंने की। तो उसमें से यह पता चलता है कि बुद्धों ने थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, या एक्ट ग्लोबल थिंक लोकल, इन विचारों को पिरोने का काम किया है। जैसे कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह से जो शिलालेख और हमें जो स्तंभालेख और जो गुहालेख हमें मिले हैं, जो प्राप्त हुए हैं, उन पर जो विचार उन्होंने जो रखे हैं, तो वो विचार उस परिस्थिति को, उस स्थानिक विचार को, उस भाषा को, उस लिपि को सामने रखते हुए सम्राट अशोक ने इन अलग अलग लिपियों का आधार लिया गया हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। सर्वप्रथम तो आपको पता है कि ब्रिटिश संशोधक ने इन विचारों को उजागर करने का काम किया है कि जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, उनके जो सहकर्मी जो थे जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने इस भाषा को उजागर करने का काम किया है। प्रथमतः वो उन्होंने इस बात को ये करने का काम किया है। अगर आगे हम बढ़ते हैं, अगर इन 3 भागों में इसको अगर हम वर्गीकृत करते हैं, तो वर्गीकृत करते समय हम शिलालेख, स्तंभालेख और गुहालेख, इन 3 प्रकार से हम इन विचारों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं या किया गया है। इसमें हमें ये दिखाई देता है कि शिलालेख में कुलतः 14 शिलालेख है और कुल अभिलेखों की संख्या अगर हम देखें तो वो 40 से ज्यादा है। और इस कारण शिलालेखों में अगर शाहमातगढ़ी रहे, मानसरा रहे, कालसी रहे, गिरनार रहे, सपेरा रहे, थोली रहे, जोगड़ रहे, ये जो अलग अलग स्थान है, इन अलग अलग स्थानों को उन्होंने इन विचारों को, उन शिलालेखों को उन्होंने उस पर क्या किया है, अपने ये विचार क्या उन्होंने लिखने का काम वहां किया है। और उसके बाद पश्चात अगर उसमें देखें कि जो छोटे लघुलेख होते हैं, या रूपनाथ का हो, सासाराम का हो, बैराट का हो, मस्की का हो, या अलग अलग जगह के जो कुछ लघु लेख है, इन लघु लेखों और शिलालेखों पर उन्होंने इस विचारों को क्या किया है, सजाने का यहाँ प्रमुखता काम किया है। इसलिए इस बात को हम ध्यान में लेना चाहिए कि दिल्ली रहो, इलाहाबाद रहो, लेरिया रहो, या अलग अलग जो उनके स्थान है, अलग अलग स्थान, सारनाथ रहो, सांची रहो, या अलग अलग स्थान पर उन्होंने जो ये स्तंभालेख और ये जो कुछ उन्होंने गुहालेख या शिलालेख उन्होंने जो कुछ ये करने का कार्य किया है, वो आपने आप में एक विश्व की सबसे बड़ी देन है, ऐसे हम मानते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि गौतम बुद्ध ने जो 82,000 जो अपने उपदेश अलग अलग जगहों पर उन्होंने जाकर दिए थे, उन 42,000 और 2,000 बौद्ध भिक्खु के विचार ऐसे मिलकर 84,000 जो उपदेश है,
वो उपदेश उन्होंने उसमें क्या करने का काम किया है, देने का काम किया, और वो बुद्ध के विचार को प्रसारित करने का काम सम्राट अशोक ने किया है। इसमें से हम इस बात को ध्यान में ले सकते हैं कि एकेडमिक चर्चा इस पर बहुत हो सकती है। एकेडमिक चर्चा करते समय हम इस बात को हम ध्यान में लेनी चाहिए कि एकेडमिकली हर एक अपने शिलालेख पर या स्तंभालेख पर या गुहालेख पर हर एक लेख पर एक स्वतंत्र विचार और एक स्वतंत्र एकेडमिक चर्चा हो सकती है। मगर संक्षिप्त में मेरे पास जो उपलब्ध कुछ समय जो है उसमें मैं ये 14 शिलालेख में मैं रनिंग जो कमेंट्री जो है उस पर मैं प्रासंगिकता के और मैं मुड़ना मैं पसंद करूंगा। प्रथमतः तो हम ये देखेंगे कि पहले शिलालेख में उन्होंने क्या विचार दिया है कि उन्होंने पशुवध का विरोध किया है, एवं राजकीय उत्सव और मनोरंजन का उन्होंने विरोध किया है। यानी इसकी प्रासंगिकता क्या है कि आज के विचार में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमें दिखाई देता है, चिरंतन विकास, शाश्वत विकास है कि नहीं, कि प्रेजेंट जनरेशन ने अपने नीड और ग्रीड का त्याग न करते हुए नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। ये जो बात हम हल में सोच रहे हैं, हल में जो कर रहे हैं, उन बात को उजागर करने का काम, आचरण में लाने का काम अगर किसी ने किया होगा, किसी महात्मा ने किया होगा, किसी सम्राट ने अगर किया होगा, तो उसका नाम सम्राट अशोक है। इसीलिए आज हमें ये सोचना चाहिए कि 14 लेख थे या 40 अभिलेख थे, ये बात तो अपने आप में बड़ी बात है, मगर इन बातों की पुनरावृत्ति, इन इतिहास को उजागर करने का हम आज क्यों कार्य कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े विचारक एक साथ बैठकर राष्ट्रीय स्तर पर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये सोचना है कि इस प्रकृति ने इस निसर्ग की हर नीड को पूरा करने का अधिकार दिया है, मगर किसी एक इंसान की ग्रीड को पूरा करने का अधिकार नहीं दिया है। इसीलिए ये जो लड़ाई है, ये नीड के विरुद्ध ग्रीड की लड़ाई है या ग्रीड के विरुद्ध नीड की लड़ाई है। तो ये ग्रीड के विरुद्ध नीड की जो लड़ाई है, ये पहली अगर लड़ाई किसने लड़ी है तो वो गौतम बुद्ध ने लड़ी थी। और वो गौतम बुद्ध के इस लड़ाई को कलिंग के युद्ध के बाद या कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही उन्होंने इस सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय, इस बात को उन्होंने आचरण में लाने का काम किया है। जैसे कि यमक वग्गा से लेकर ब्राह्मण वग्गा तक जो धम्म पद के सभी विचारों को एक सूत्र में, पद में पिरोकर जो विचार उन्होंने पाए हैं, तो यहाँ यमक वग से लेकर हमें ब्राह्मण वग्गा तक जो विचार है वो आचरण में लाने की यहाँ बात है। इसलिए उन विचारों को हम स्वतंत्रता से उस बात पर हम चर्चा करेंगे। मगर पहला जो प्रथम शिलालेख हमें दिखाई देता है तो पशुवत मत करना चाहिए, या मोर या उस हरिण का कुछ उन्होंने अपवाद दिया है, ये बात अपने आप में अलग है। इसीलिए प्रकृति में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने पहले लेख में बात की है। इसलिए चिरंतन विकास हमें करना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, हवा, पानी, ये जो बातें हैं ये प्रकृति के लिए टिका कर रखनी चाहिए, उसको सजा कर रखनी चाहिए। यह बात उन्होंने प्रथम शिलालेख में क्या की है, उस समय 2300 साल पूर्व उन्होंने क्या की है, उद्धृत की है। दूसरे शिलालेख में हम क्या देखते हैं, तो उन्होंने मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सालय खोलने की बात की है। अभी हम वेटरनरी वगैरह ये चिकित्सालय हम देखते हैं। इतना ही नहीं तो मनुष्य और पशु के मानवीय कल्याण के लिए छायादार वृक्ष रोपण करने की जरूरत उन्होंने जताई है। क्योंकि आज प्रकृति का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते जा रहा है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। यह बात उन्होंने दूसरे शिलालेख में उस समय कही है। इसे वृक्ष पौधे ये लगाने चाहिए और प्रकृति में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। तो पीपल का पेड़ क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे समय ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसलिए इन बातों को अनुभूति के स्तर पर उन्होंने जाना है, पहचाना है और उसको प्रमुखता अपने आचार विचार और सदाचार का मार्ग उन्होंने क्या किया है, कहा है। तृतीय जो शिलालेख है उसमें राजकीय पदाधिकारियों के लिए उन्होंने प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार का कार्य करने का उन्होंने क्या किया है, यहाँ कहा है। और इसलिए हमें इस बात को हमें ध्यान में लेना चाहिए कि हमें इस बात को ध्यान में लेना चाहिए आदित्य हेलो अरे आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर आप आर यू ऑडिबल सर? आपकी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे मैं थोड़ा ये हो गया सर। हेलो आपका कैमरा बंद हो गया था और कोई बात नहीं। कैमरा बंद हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हाँ, नाउ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू सर।
सॉरी फॉर हाँ डिस्टर्बेंस। तो तृतीय शिलालेख में उन्होंने ये बात कही है, यानी प्रति 5 वर्ष ही क्यों है, ये टर्म उन्होंने क्यों दी है कि हमारा जो एक जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सामने रख के उन्होंने की है कि समाज के लिए अगर हम 5 वर्ष के लिए हम काम करें तो हमें इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए, उस धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। चतुर्थ शिलालेख में उन्होंने क्या क्या, क्या कहा है, उन्होंने नैतिकता की बात की है। इन पदाधिकारियों को अपने व्यवहार में, कथनी और करनी में जो उन्होंने नियम जो है उस नियम को नैतिकता के स्तर पर आचरण में लाकर दया भाव से हमें इस धर्म के विचार को, अहिंसा के धर्म के विचार को, सत्य के विचार को, अहिंसा के विचार को, सदाचार के विचार को, सम्यक ज्ञान, सम्यक विवेक, सम्यक चरित्र, सम्यक भाषा, इनको क्या करना चाहिए, ऐसे उन्होंने चतुर्थ शिलालेख में ये कहा है। पंचम शिलालेख में उन्होंने धर्म महामात्रों के लिए, धर्म प्रसार के लिए, नैतिकता के लिए कुछ आदेश दिए हैं। षष्ठम शिलालेख में उन्होंने राजकीय पदाधिकारी को यह स्पष्ट आदेश दिया है कि वो सर्व लोक हित से संबंधित कुछ प्रशासनिक सुझाव या स्थान पर जाकर अपना धर्म प्रचार का कार्य करने का उन्होंने सुझाव दिया है। सप्तम शिलालेख में उन्होंने सांप्रदायिक जो सद्भाव है, जो हमारा सेक्युलरिज्म जो है, तो इसलिए सम्राट अशोक पर एक आरोप लग गया था कि बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रसार के लिए ये आप सब बातें कर रहे हैं, मगर कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने अपने विचार जो रखे या अपने धर्म प्रसार और अपने महामात्रों को उन्होंने जाकर कहा कि बाकी धर्म और बाकी संप्रदाय की इज्जत करनी चाहिए, उनके विचारों को हम समझना चाहिए और उनको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, इस बात का उन्होंने क्या किया है, उस बात को उजागर किया। इसका मतलब ये है कि आज हम अलग अलग पक्षीय राजनीति हम देखते हैं, राजनीति सत्ता पर कौन सी है ये मतलब की नहीं है, समाज के हित में अगर जो भी कोई पक्ष अगर वहां काम करता हो, कार्य करता हो, तो उस पक्ष को, प्रतिपक्ष के विचारों को, प्रति धर्म के विचारों को, संप्रदाय को समझ कर लेना चाहिए। यानी सेक्युलरिज्म का जो विचार है, वो सेक्युलरिज्म का विचार, बुद्ध का विचार सम्राट अशोक में अपने राजकाज में लाया है। इतना ही नहीं तो मैं आगे चलकर तो यही भी कह सकता हूं कि बुद्ध के विचारों को कुछ काल के पश्चात उन्होंने वर्तमान परिस्थिति में उन्होंने उसमें बदलाव लाने की भी कोशिश की है। इसीलिए व्यवहारिक स्तर पर उन्होंने बुद्ध के विचारों को सुधार लाया, ऐसा भी अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि यथोशक्ति की बात नहीं हो सकती है। और उन बातों के विचारों को शाहू फुले अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे इस विचार को संविधान में पिरोया है। यानी भारत का संविधान यही हमारा धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान यही हमारा सर्वतोपरि हमारा विचार, आचार और सदाचार का एक धर्म ग्रंथ है। इसलिए इस धर्म ग्रंथ को भारतवर्ष में जो रखा गया है, उस धर्म ग्रंथ को बिगाड़ने का काम जो कुछ प्रवृत्तियां कर रही है, उन प्रवृत्ति को हम समझ ले, जान ले, पहचान ले और कृति कार्यक्रम करके उसको सुधार ले। इसलिए सुधार के स्तर पर भी उन्होंने सप्तम शिलालेख में उन अलग अलग जो संप्रदाय जाति है उनको भी प्रमुखता क्या किया है, अपना एक अभिवचन दिया है कि आपको इस बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रजा के हित में राजा यानी प्रजा हितदक्ष राजा का जो विचार है उन्होंने यहाँ देने का क्या किया है, काम किया है। और अष्टम शिलालेख में अगर देखने की अगर हम कोशिश करें तो बोध गया की यात्रा का उन्होंने यहाँ प्रमुखता प्रारंभ किया और ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित वर्ताव करने के बारे में भी उन्होंने क्या किया है, उपदेश दिया है। नवम शिलालेख में उन्होंने दास और सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुमान करने का भी ये किया है। और इतना ही नहीं, अगर शिष्टाचार को अगर कोई तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं तो उनको भी समझाने की कोशिश यहाँ की है। यानी एक अच्छा राजा, एक राजनेता, एक समाज नेता या राजनीतिक नेता को जब कोई प्रजा का कोई या प्रजा हितदक्ष में अगर कोई बिगड़ रहा है तो उसको सुधारने का काम भी राजा को करना चाहिए। यह बात सीख उन्होंने उस समय क्या की है, कहने की क्या की है, कोशिश की है। 9वें शिलालेख के पश्चात 10वें शिलालेख में उसने घोषणा की और यश कीर्ति के लिए हमें ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। नैतिकता
यश और कीर्ति में नैतिकता का स्थान होना चाहिए। यानी नैतिकता को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया है। इसलिए इस बात को भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए कि धम्मपद की व्याख्या धर्म के वरदान को सर्वोत्तम उन्होंने बताया है। यानी धर्म के और उन्होंने अपना कार्य क्या किया है, आगे बढ़ाया है। और मैं अंतिम चरण में जो मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री महामात्रों की भी उन्होंने नियुक्ति की है। यानी जेंडर जो हम इनइक्वालिटी की बात जो करते हैं, यानी महिलाओं के प्रति भी उनका जो भाव था, वो भाव आज हमें अमल में लाने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो जेंडर इनइक्वालिटी जो हमारी जी इनइक्वालिटी जो बढ़ती जा रही है कि हमारा जो पर थाउजेंड जो हमारा मेल पीपल फीमेल जो प्रोपोर्शन है अब 943 है, वो बहुत कम हमें दिखाई देता है। यानी 5-6 राज्य अगर हम छोड़ दिए तो पूरे 29 घटक राज्य और करीबन एक केंद्र शासित प्रदेश में हमारा जेंडर इनइक्वालिटी बहुत कम है। यानी मेल के तुलना में फीमेल की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। इसलिए आज के प्रासंगिकता हम ये जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में भगवान बुद्ध ने भी फर्क नहीं किया और सम्राट अशोक ने भी फर्क नहीं किया। उसमें उल्टा उन्होंने सुधार लाने की क्या की है, कोशिश की है। और आखिरी चरण में मैं ये बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो लघु शिलालेख है या ताम्रपट है, जो कुछ उन्होंने बातें किया, रूपनाथ का रहेगा, गुजरी का रहेगा, बाबरी का रहेगा, मस्की का रहेगा, सासाराम बिहार का जो कुछ जो अभिलेख उनके जो हमें दिखाई देते हैं, इन अभी लोगों को उन्होंने क्या किया है, सजाने का क्या किया है, काम किया है। अगर मैं इन बातों को अगर 25 हम मिनट्स हो गए आज आप। प्रासंगिकता में हम देखने की अगर अशोक सर, कोशिश की तो 25 हमें मिनट। ये बात दिखाई देती है अशोक कि सर विचार पवार सर, आपका समय समय ज्यादा हो रहा है, आप इसको समराइज कर लो सर, मिनट्स आप थोड़ा लेते हैं। समराइज समराइज कर कर ला, 1 मिनट में मैं समराइज कर लूंगा। तो जी। विचार जो है वो विश्व स्तर पर बुद्ध का जो विचार है, सम्राट अशोक का जो आचार है और जो सदाचार है, वो सदाचार, आचार और विचार को हमें समझकर आज की परिप्रेक्ष्य में हमें भारतवर्ष के नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए हमें आगे आकर हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का हाथ जुटाना है। और उस दिशा में अगर हम कोई एक्शन प्लान बना सके, एक इंटेलेक्चुअल हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम जो एकेडमिशियन है, जो रिसर्चर है या जो कुछ एक्टिविस्ट है, इनका एक एक्शन प्लान बनाकर अगर हम इस भारतवर्ष को उसका चिरंतन विकास के दिशा में और बुद्ध के पंचशील अष्टांग और त्रिशरण और 22 प्रतिज्ञा को हम हमारे आचरण में ला सके, तो मेरे ख्याल से आज के इस शिलालेखों की चर्चा हम जो कर रहे हैं, उन शिलालेखों की, उन विचारों की चर्चा यह प्रासंगिक होगी। नहीं तो इस बात का कोई मतलब नहीं कि हम चर्चा तो बहुत वैश्विक करते हैं और एक्ट के स्तर पर हम खाते हैं, पीते हैं, लोगों को डुबाते हैं, फंसाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए आचार, विचार और सदाचार में एकता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। इतना ही विचार मैं यहाँ प्रकट करते हुए मेरे समय सीमा में जो मुझे समय दिया गया था, सभी महानुभावों ने, विचारकों ने मेरे इस विचार को सुनने का साहस किया, उन सभी को मैं विनम्र अभिवादन करके मैं मेरे विचार मैं थैंक यू। यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संत सेवालाल, जय मनीष जी। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और